Hello everyone, I am Aditya Verma and you are watching your own channel Smart Board CBSE। तो पहले जो भी हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे, अपने लैंग्वेज और लिटरेचर को सीख रहे थे, ठीक। पर आज मैं सोच रहा हूँ कुछ चेंज करने के लिए। तो आज हम लोग रिवीजन सीरीज़ में ही क्लास 10th का बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमको लग रहा है कि हाँ इसका हाई वेटेज है, यहाँ से हमें अच्छे से रिविज़न करना चाहिए, वैसे वैसे टॉपिक्स को हम लोग रिविज़न कर रहे हैं। तो लेक्चर का ड्यूरेशन जो होगा अप्रॉक्स 30 मिनट हो सकता है और कोई ज़्यादा नहीं है अगर हम लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ ले तो आज सबसे फर्स्ट डे है बायोलॉजी का, डे 1 है। और आज हम लोग डे 1 में क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो देख रहे होगा कि एनसीईआरटी में ये टोटल 2 पेज में दिए गए हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हमें एक बार डिफिकल्ट लगते हैं अगर खुद से पढ़े तो एनसीईआरटी को। तो मैंने कोशिश किया है, सबसे पहले तो मैंने जो अच्छे लाइन है, जैसे कि हमें एनसीईआरटी के लाइन वाइज हमें चलने चाहिए, वैसे मैंने एकदम अच्छे से कॉन्साइज करके लिखा है। मैं कोशिश करूंगा ना कि पहले एक बार अच्छे से तुम्हें समझा दूं और फिर एक बार लाइन को तुम्हें समझा दूं, ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो क्या करना चाहते हो, इस लेसन को स्टार्ट कर सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहना पूरे लेक्चर के अंत तक, ये नहीं कि आधे अधूरे यहाँ तक छोड़ दें और सोचे कि एनसीईआरटी पढ़ लें। एक बार ये पूरा देख लो, तुम्हें लगेगा खुद क्या कि तुमने एनसीईआरटी को कवर कर लिया। तो सबसे फर्स्ट, जैसे कि हम लोग टॉपिक नाम सुनते हैं, क्या चीज़, न्यूट्रिशन। तो आखिर ये न्यूट्रिशन से कहना क्या चाहता है, तो मेरी बातों को गौर से सुनो। क्या बोलता है न्यूट्रिशन, कि हमारा जो बॉडी है चलते रहने के लिए, मूव करते रहने के लिए, रन करने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए ना। और इस एनर्जी को हम लोग कैसे लेते हैं, इस एनर्जी को हम लोग फूड के जरिए उसको हम लोग इंजेस्ट करते हैं। फूड को जब हम लोग फूड को खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी रिलीज होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब फूड से एनर्जी को डिराइव करना, यही कहलाता है न्यूट्रिशन। अगर कोई पूछे न्यूट्रिशन है क्या, तो टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट इज नोन एज न्यूट्रिशन। इतनी बात क्लियर है। फिर हमें देखनी है इसके बारे में क्या, कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, फिर सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज क्या होते हैं, फिर माउथ में बोलस बनता है, वो बोलस क्या होता है। बस यही टॉपिक को हमें स्टेप वाइज करते जाना है और सीखते जाना है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट एक बार ओवरव्यू में इसे पढ़ लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल तुम ऐसा बोलोगे ना कि लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड होता है माउथ टू एनस, लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, क्या चीज, एलिमेंट्री कैनाल। अब मेरी बातों को एक और सुनो, क्या कि एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है ना, काफी सॉफ्ट होती है, ठीक। अब जब सॉफ्ट है तो फूड को हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। फूड तो ड्राई रहेगा नहीं, तो फूड को वेट करने का काम क्या करता है, सलाइवा। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है, तो पानी सिर्फ वाटर है क्या, नॉर्मल वाटर है, बिल्कुल नहीं। वो नॉर्मल वाटर नहीं होता है, वो वाटर क्या चीज़ होता है, वो सलाइवा होता है। और सलाइवा रिलीज कहाँ से होता है, तो सलाइवा रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक। फिर जब तुम ऐसा सोचोगे कि अगर ठीक है हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के आगे बढ़ते हैं, कैनाल्स के लाइनिंग भी हम लोग देख लिए कि आपने इसमें क्या बताया, सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बताया, सलाइवा के बारे में बताया। जरा ये बताइए एंजाइम क्या होता है। तो मेरी बातों को सुनो, एंजाइम कुछ ऐसा लग रहा है सोच के क्या हो सकता है, तो एंजाइम बोलोगे एक बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। फिर सोच रहे हो क्या, जैसे देखो अब ये जो भी हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करना होगा ना, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उसकी काम कौन करता है, एंजाइम करता है, ठीक है। फिर जैसे कि तुम लोग आते हो, अब मुंह में क्या होता है ना, जो भोजन होता है, फूड हमारा होता है, पूरे अच्छे से क्रश होता है दांतों से। तो क्रश करने का काम कौन करता है, दांत करता है। और जब तुम लोग भोजन खाते हो, फूड खाते हो, कभी कभी तो महसूस किए ही होगे, जैसे तुम फूड को लिए मुंह में, उसको जब चबाते हो, जब उसे च्यू करते हो, तो क्या होता है, वो पूरे अच्छे से घूमता है। तो उसको घुमाने में मदद कौन करता है, तो उसको घुमाने में मदद हमारा टंग करता है क्या, अरे हाँ या ना, करता है ना। तो ये भी हमें इसमें देखना है। और फिर जो मुंह में जाकर के फूड का जो रूप बनता है ना, उस रूप का नाम होता है बोलस। क्या नाम होता है, बोलस। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और मेरी बातों को सुनो, एक बार क्या करो, अगर अभी पढ़ रहे हो और अगर अभी कुछ खा रहे हो, ठीक है, तो उसको एक बार घोंट करके देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारे गर्दन में एक ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ जो कि इसोफेगस से जा रहा है। इसोफेगस से जब फूड जा रहा है तो क्या होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या कि मतलब ऐसे करके अंदर जा रहा है फूड, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पूरे गट में होता है। अब तुम लोग सोच रहे गट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ही नाम है, ठीक है, चलेगा, इतना आया बात समझ में। ऑल एलॉन्ग द गट,
ठीक, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब मुझे लग रहा है कि इतना मैंने बता दिया, तो एक बार इसे हम लोग लाइन से समझ सकते हैं। तो क्या अब फाइनली स्टार्ट करें? ये था ओवरव्यू फर्स्ट स्लाइड का। हम लोग ऐसा ही सेकंड स्लाइड करेंगे, थर्ड स्लाइड करेंगे और ओवरव्यू में बताएंगे, फिर एक बार हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। इस तरीके से क्या होगा, पूरा एनसीईआरटी तुम्हें याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जैसे हम लोग न्यूट्रिशन का नाम सुनते हैं तो हमारे बात में ये दिमाग में बात आता है क्या, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हमें देखना पड़ेगा ना, हमें बोर्ड एग्जाम में लिखने भी तो हैं। तो देखो, इसका डेफिनेशन में कुछ ऐसा बोल सकते हो, इन द बॉडी देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी विच इज फूड। जो हम लोग फूड बाहर से लेते हैं, हमारे बॉडी में जो फूड हम लोग बाहर से लेते हैं, उसको प्रोसेस होने के लिए भी तो कोई प्रोसेस चाहिए ना। तो उसे प्रोसेस होने के लिए हम लोग एक प्रोसेस का यूज करते हैं, वो है न्यूट्रिशन। और देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज टेकन इनसाइड द बॉडी टू ग्रो एंड डेवलप। हम लोग फूड क्यों लेते हैं, आखिर हम लोग फूड क्यों इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी में? टू ग्रो एंड डेवलप। और इसकी हेल्प कौन करता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, मैंने बोला है क्या, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी नोन एज न्यूट्रिशन। एकदम शॉर्ट। जरा आगे देखो, हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग बोल सकते हैं क्या, द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ये जो लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंड होता है माउथ टू एनस, याद रहेगा। सेकंड देखो, अब जो एलिमेंट्री कैनाल में है ना, वेरियस रीजन परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन। जैसे तुम लोग आगे इसमें बढ़ोगे तो सबसे पहले देखो क्या, माउथ है, देन फिर तुम इसोफेगस देखोगे, देन फिर उसमें स्टोमक देखने वाले हो, पेनक्रियाज देखने वाले हो, गॉल ब्लैडर देखने वाले हो, लीवर देखने वाले हो, ये सब देखने वाले हो। और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जो अलग अलग रीजन होता है ना, अपना अलग अलग परफॉर्मेंस, अपना अलग अलग परफॉर्म करता है। ठीक, फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करता है, इतना याद रहेगा। जैसे स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो सबका अपना अपना फंक्शन है ना। गॉल ब्लैडर है तो इसका अपना फंक्शन है ना। तो ये क्लियर लाइन ये बोलना चाहता है क्या, कि वेरियस रीजन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। अरे इतना बात क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ो। अब जैसे देखो, ये फूड है, तो फूड अगर हम लोग लेते हैं तो क्या वैसे ही हमारी बॉडी में चला जाएगा, तो वैसे ही क्या वो एनर्जी वहाँ से डिराइव हो जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कतई गलत है। तो उस फूड को तोड़ने में, उसे छोटा स्ट्रक्चर बनाने में कौन मदद करती है? हमारी टीथ। स्मॉल और सेम स्ट्रक्चर में लाने के लिए, सेम टेक्सचर में लाने के लिए मदद करता है हमारा टीथ। तो आखिर टीथ का हम लोग वर्ड क्या यूज रखेंगे, क्या याद रखेंगे? फॉर क्रशिंग द फूड, याद रहेगा इतना। और इसकी मदद कौन करती है? हमारी जीभ। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको रोल अप करता है ना फूड को। अरे कभी खाते हो तो महसूस करके देखना, जब कभी चबाते हो ना, तो जो हमारा टंग होता है ना, वो क्या करता है, वो टंग हमारा उसे रोल अप करता है पूरे फूड को, और दांत उसे च्यू का काम करता है। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो कैनाल्स की लाइनिंग है, जैसे कि मैंने बताया कैसा होता है कैनाल की लाइनिंग, सॉफ्ट। यही एलिमेंट्री कैनाल की जो पूरी लाइनिंग है सॉफ्ट होती है। तो जब सॉफ्ट होती है तो ड्राई तो फूड को रख नहीं सकते हैं, तो फूड को कैसा रखना पड़ेगा हमें? फूड को हमें रखना पड़ेगा वेट, टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। उसके पैसेज को स्मूथ बनाने के लिए हमें कैसा रखना पड़ेगा? वेट रखना पड़ेगा। और वेट रखने के लिए कभी कभी देखते हो लोग पानी भी ऊपर से, खाने वक्त भी पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय इनफ सलाइवा रिलीज नहीं होता है। तो जब कभी भी हम लोग कुछ खाते हैं, वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है। बट वो केवल वाटर नहीं होता है, बट अ फ्लूइड होता है जिसका नाम है सलाइवा, जो सेक्रेट कहाँ से होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। क्या इतना याद है? तो आखिर ये सलाइवा में क्या क्या होता है? तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि तुमने एकदम से रट लो इसको, याद रहेगा क्या ये बात? सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। अब बात को सोच रहे होगा ना एक, कि आखिर भैया इस सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? ये बात सोचते हो? तो देखो, जो हम लोग फूड लिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर में तो लाना पड़ेगा ना। तो सलाइवा क्या एक एंजाइम है, और हमने सुना था कि जो एंजाइम है एक बायोकैटलिस्ट है, जो कि लार्ज मोलिक्यूल को स्मॉल मोलिक्यूल में तोड़ता है। तो वैसे ही जब ये एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, तो ये क्या करेगा? जो स्टार्च है उसको शुगर में तोड़ेगा। फिर सोचेगा कि स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है। क्या ये इतना स्लाइड क्लियर है? इसको अब हम लोग सीखें। जैसा कि तुमने यहाँ पे सुना कि जो सलाइवा है ये कंटेन करता है एक एंजाइम, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात खटकी कि आखिर ये एंजाइम होता क्या है? तो देखो, एंजाइम एक क्या है?
बायोकैटलिस्ट है, लेकिन उसके लिए भी एक कहानी बताई गई है एनसीईआरटी में। जरा ये देखें कैसे, देखो एनसीईआरटी की एक खासियत है, जो डेफिनेशन है ना उसको एकदम सजा करके कहानी की तरह बताता है। तो देखो इसमें क्या बता रहा है, जब कभी भी हम लोग कुछ इंजेस्ट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, जब कभी हम लोग कुछ इंजेस्ट करते हैं फूड को, तो जो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो इफ इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड, अगर इसे ऑब्जर्व होने हैं, देन इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा टूटना पड़ेगा। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल कैटलिस्ट, और ये किसके जरिए होता है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब जरा हम लोग फूड देखते हैं थोड़ा सा आगे। ये पूरे स्लाइड में हम लोग ओवरव्यू सीख रहे हैं, ठीक। जो देखो इसमें अब जो फूड है ये जो पूरे अच्छे से हमारे माउथ में मिक्स्ड हो जाता है सलाइवा से, और इसकी मदद करता है कौन? हमारी टंग, हमारी मस्कुलर टंग इससे मदद करती है। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं? उस फूड को जब पूरे अच्छे से मिक्स हो जाता है मुंह में, तो उसे हम लोग बोलते हैं बोलस। और इस बात को तुमने याद रखने, अच्छे से याद रखोगे क्या? देखो दो चीज़ अभी याद रखोगे, बोलस, सलाइविया माइलेज, याद रखें। अब देखो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और तुम देखे होगे ना यहाँ से पूछता है कि डिफाइन पेरिस्टाल्सिस या फिर डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, सीखोगे? सीखो जरा। जो लाइनिंग है कैनाल का, उसका जो मसल होता है वो कंट्रैक्ट करता है रिदमिकली, जैसे कि नहीं रिदमिकली कंट्रैक्शन होता है। जैसे अब यहाँ पे फूड है तो इसको जब कंट्रैक्ट करेगा ना तो फूड जो है वो नीचे की ओर दबेगा। तो वही बोल रहा है द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कंट्रैक्ट्स रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। उसे फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए फूड को ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड दिस मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, और ये जो मूवमेंट है पूरे गट में होता है। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आई होगी कि मैंने यहाँ पे दिस मूवमेंट क्यों नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे दिस मूवमेंट्स क्यों लिखा है? क्योंकि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है पूरे गट में होता है, यहाँ पे ये प्लूरल है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है? दिस मूवमेंट्स अकर्ड ऑल अलोंग द गट। इतनी बात क्लियर? तो मैं कोशिश करूंगा कि ये समझ गए होंगे, ठीक। इतना तो मैं समझूँ ना, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ रहे थे कि माउथ में जो फूड है वो बोलस बन जाता है, कैसे? पूरे सलाइवा के साथ मिक्स होकर के। तो अब जो माउथ है, माउथ से अब जो बोलस है अब स्टोमक में तो आएगा। तो जैसे देखो स्टोमक में जैसे फूड आता है तो कैसे आएगा? तो वो एक फूड पाइप के जरिए आता है, और उस फूड पाइप को हम लोग इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। उस फूड पाइप को हम लोग इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। अब तुम्हारे दिमागों में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये इसोफेगस में डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? तो देखो इसोफेगस का नाम क्या है? फूड पाइप। तो फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो ये बात को तुम लोग एकदम अच्छे से याद रखोगे कि नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड पाइप। एकदम अच्छे से याद रखोगे, या फिर फूड पाइप का ही नाम होता है इसोफेगस। अब सुनो, जो बोलस है, जो फूड है, वो कहाँ पे आ चुका है? एस्टोमक में आ चुका है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? एस्टोमक में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एस्टोमक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ से सिक्रीशन आकर के रिसीव करता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इस स्लाइड में? एस्टोमक के बारे में देख ले रहे हैं ओवरव्यू में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख ले रहे हैं। फिर हम लोग चलेंगे यहीं पर, और फिर हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर कौन से ग्लैंड से क्या चीज़ सिक्रेट होता है और कैसे रिसीव होता है। ये भी अभी सीखना है। ये नहीं सोचो कि मैं वो छोड़ दिया हूं, वो भी सीखना है। बट अभी इस स्लाइड में हम लोग इसको बस एक तरह से देखने वाले हैं कि स्टोमक में क्या होता है, फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ये देखने वाले हैं, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड ग्लैंड्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात, स्टोमक है क्या? तो स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन है, और जब कभी भी ये फूड रिसीव करता है ना तो ये एक्सपैंड हो जाता है। स्टोमक क्या है? एक लार्ज ऑर्गन है, और जब कभी भी ये फूड को रिसीव करता है देन इट एक्सपैंड्स। याद रहेगा, जब कभी भी फूड इसमें एंटर करता है तो ये एक्सपैंड कर जाता है। फिर हम देखो क्या लिखे हैं, जो मस्कुलर वॉल्स है ना हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। आखिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स है ना, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो फूड मिक्सअप हो जाता है ना तो अच्छे से डाइजेस्ट होने वाले होते हैं। ये भी ठीक।
तो देखो सबसे फर्स्ट आखिर ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कहाँ से आते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से आते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड का यहाँ पे क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखो क्या क्या सीक्रेट होता है, इसमें सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड देन म्यूकस। अब तुम्हारे दिमागों में एक बात आई कि आखिर इसका काम क्या है, HCl का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है और म्यूकस का काम क्या है। तो देखो मैंने लिख रखा है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और तुम भी जानते हो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो मैंने यहाँ पे फंक्शंस में लिख रखा है क्या HCl एसिड का, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। ये एक ऐसा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि पेप्सिन उस पर आकर के वर्क करता है। और जब बहुत हाई HCl एसिड वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उसको कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो और या फिर उसे बचाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। दिमाग में बात आ रही है कि उसे न्यूट्रलाइज भी करना है, उसे बचाना भी है। तो पहले न्यूट्रलाइज वाली बातों को छोड़ो, पहले ये सोचो कि बचाएंगे कैसे स्टोमक को। न्यूट्रलाइज वाली बातों पे हम फिर से आएंगे, ठीक। पहले ये सोचो उसे बचाएंगे कैसे। तो उसे बचाने के लिए ये वर्क करता है म्यूकस। ये क्या करता है, जो लाइनिंग है ना स्टोमक का, जो लाइनिंग है स्टोमक का, उसे बचाता है। नहीं समझे, जो स्टोमक का लाइनिंग है उसे बचाता है कौन, म्यूकस। और म्यूकस ये क्या किया, सबसे पहले इसको बचाया। और ये जो HCl है ये क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है पेप्सिन के फंक्शंस को। दो बात याद रख लिए। अब जरा देखो, मैं पढ़ाऊं और बोनस ना मिले तुम्हें, ऐसा हो सकता है क्या। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, उसमें भी मैं तुम्हें कुछ कुछ बोनस दे रहा था लेटर राइटिंग में, और देखो यहाँ पे भी एक बोनस तुम्हें दे रहा हूँ। बोनस ये है कि जो स्टोमक है ना, ये स्टोर करता है फूड को 4 से 5 घंटे तक। और देखो जब पूरे अच्छे से मिक्स हो जाता है, पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूसेस से मिक्स हो जाता है फूड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम, CHYME। क्या कहते हैं, CHYME, काइम। और देखो मैंने बोला था जब माउथ में पूरे अच्छे से सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। और स्टोमक में क्या बोलते हैं, काइम। याद करो, बोलस, काइम। बोलस कहाँ पे, माउथ में। काइम कहाँ पे, स्टोमक में। बोलस कहाँ पे, बोलस कहाँ पे, माउथ में। काइम कहाँ पे, स्टोमक में। बोलस माउथ, काइम स्टोमक। याद एकदम अच्छा से। जरा आप देखो, अब आखिर ये जो फूड यहाँ से रिलीज होता है, एग्जिट होता है, तो कैसे होता है, एक स्पिंक्टर मसल के जरिए रिलीज होता है या फिर वहाँ से एग्जिट करता है। अब फिर सोचोगे स्पिंक्टर मसल क्या है, तो स्पिंक्टर मसल तुम देखो, मैंने तुम्हें बताया था पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, फिर पेरिस्टाल्टिक क्या होता है, तुमने पढ़ रखा था, पूरे गट में होता है और उसको पास करने के लिए होता है। तो वैसे ही स्पिंक्टर मसल जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो फूड जो है ना अपर से लोअर आता है, फूड जो अपर से लोअर आता है। तो देखो स्पिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और आखिर स्टोमक से फूड आ कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा सीख लें और फिर हम लोग देखें ग्लैंड के बारे में। टेंशन ना लो, पढ़ो एकदम अच्छे से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर तुम कंफ्यूज हो गए क्या, ये लार्ज ऑर्गन है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। कहाँ का, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का अगर कोई लॉन्गेस्ट पार्ट है तो वो है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव हाई क्वाइलिंग। इसका इतना हाई क्वाइलिंग होता है ना, मतलब पूरा राउंड 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 राउंड, इसको इतना एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होता है कि ये पूरे कॉम्पैक्ट पैक होता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका जो लेंथ है ना, ये वेरी करता है कि आखिर खाते क्या हो। अगर हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ में डिपेंडेंसी आ जाती है। सीखना चाहोगे? और यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, तो देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्किंग लगाया है। स्टार मार्किंग लगाया हूँ, इसका मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखो क्या, कि जो हर्बीवोरस होते हैं ना, इनको ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। हर्बीवोरस को सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, क्योंकि प्लांट्स में पाया जाता है सेलुलोज, प्लांट्स में पाया जाता है सेलुलोज। और इसे डाइजेस्ट करने के लिए इन्हें कैसा चाहिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका जो लेंथ है इन्हें बड़ा चाहिए। पर देखो कार्निवोरस जो है, कार्निवोरस को क्या है, मीट है, और मीट को जो डाइजेस्ट करना क्या है, बहुत आसान है। डेट्स वाई जो कार्निवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है ना, शॉर्टर होता है, और हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो लॉन्गर होता है। तो देखो हमने कंपेयर भी कर लिया कार्निवोरस और कार्निवोरस और हर्बीवोरस। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर ये जो हर्बीवोरस हैं, इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है कार्निवोरस के मुकाबले क्यों बड़ा होता है। तो क्या बोलने वाले हो तुम लोग, ये बोलोगे कि जो हर्बीवोरस होते हैं इन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, और जब सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, इस कारण से इनका जो
स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है बड़ा होता है। और वही अगर हम लोग कार्निवोरस का देखें तो कार्निवोरस का क्या है, उन्हें मीट को डाइजेस्ट करना है और मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, दैट्स वाई इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्लाइड भी तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखो अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, ये तो देख रहे हो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन था इसमें, थोड़े बहुत इधर उधर करके पढ़ लिया होगा तो समझ में आ गया, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ ना नेक्स्ट स्लाइड पे एकदम अच्छे से पढ़ोगे। देखो इस पेज में तुम्हें क्या याद रखने हैं, ये इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो तुम इसको याद रखने वाले हो, फिर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसको याद रखने वाले हो। देखो दो बात एकदम अच्छे से, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोनस पॉइंट, बट यहाँ से काइम वाला याद रखोगे। उसके बाद तुम्हें क्या याद रखने हैं कि आखिर ये रिलीज होता है तो क्या क्या रिलीज होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। और मुझे लग रहा है कि इतनी बात तुम्हें याद हो गई होगी। और एक बात याद रखोगे क्या कि इसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है, तो याद रखोगे नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इसोफेगस। और इसोफेगस का मैंने एक और नाम बताया, क्या चीज़, फूड पाइप। इतना एकदम अच्छे से क्लियर। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। देखो अब ऐसा समय आ गया कि तुमने क्या करना है, अपने एनसीईआरटी में देखने हैं, ठीक। तो अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अब तुम्हें क्या देखने हैं, डायग्राम देखने हैं, ठीक। क्योंकि मैंने तो यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रखा है तो थोड़ी सी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग एक बार अपनी किताब में भी देखते रहोगे। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें है क्या कि जो है ना साइट है कंप्लीट डाइजेशन का। क्या चीज़ यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेस्ट होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाते हैं, ठीक। जरा सुनो, अब आखिर ये क्या चीज़ का सिक्रीशन को रिसीव करता है, तो ये रिसीव करता है लीवर का सिक्रीशन और पेनक्रियाज का सिक्रीशन। जैसे कि मैंने बोला था क्या कि पहले स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे हैं ओवरव्यू और सेकंड में हम लोग उससे रिलेटेड जो भी ग्लैंड्स है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने बोला था। तो देखो अब वो समय आ गया। तो अब लीवर और पेनक्रियाज का सिक्रीशन कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पेनक्रियाज इसके सिक्रेशन को कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पेनक्रियाज के सिक्रेशन को कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पेनक्रियाज इसके सिक्रेशन को कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर लिया तो जो फूड है आखिर वो स्टोमक में कैसा था, एसिडिक था। जो फूड था स्टोमक में कैसा था, एसिडिक। अब जब एसिडिक है तो इस पे पेनक्रिएटिक एंजाइम जो है ना वर्क नहीं करेंगे। एसिडिक है तो इस पे पेनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। तो आखिर इस स्टोमक से जो एसिडिक आए हैं, जो फूड एसिडिक आए हैं, उसे अल्कलाइन बनाना पड़ता है। क्यों, क्या, ताकि इस पे पेनक्रिएटिक एंजाइम वर्क कर सके। क्या कर सके, पेनक्रिएटिक एंजाइम इस पे वर्क कर सके। तो आखिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो जो लीवर है ये क्या सिक्रेट करता है और पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, अब ये हमें देखने हैं। तो जो लीवर है ये सिक्रेट करता है बाइल जूस। और आखिर बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट्स पे वर्क करता है। बाइल जूस फैट्स पे वर्क करता है। तो आखिर बाइल जूस को सिक्रेट कौन करता है, लीवर। याद रखोगे बाइल जूस को सिक्रेट कौन करता है, लीवर। और आखिर बाइल जूस वर्क कहाँ करता है, फैट्स पे वर्क करता है। तो ये पूरी बातें हमने फैट्स के बारे में लिख रखा है, सीखना चाहोगे। इसमें मैंने ना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बारे में लिख रखा है। और अगर पूछ देता है डिफाइन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स तो तुमने कैसे डिफाइन करने ये जरा देखो। तो सुनो, फैट्स जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में वो ना लार्ज ग्लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे प्रेजेंट होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और मैंने बोला है लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट है तो उसे डाइजेशन करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसे छोटा करना पड़ेगा, मतलब उसे स्मॉलर मोलिक्यूल में तोड़ना पड़ेगा। तो उसे तोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक प्रोसेस का नाम है जिसका नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और इमल्सिफिकेशन में मदद कौन करता है, तो लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस और वही मदद करता है फैट्स को तोड़ने में। कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल होते हैं तो उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में मदद करता है, सिंपलर वंस में तोड़ने में मदद करता है। और वो कौन करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस आता कहाँ से है, तो बाइल जूस आता है लीवर से। इतनी बात याद हो गई। आगे देखें तो देखो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल जूस से बाइल सॉल्ट्स, ठीक। और ये लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। जैसे देखो लार्ज ग्लोब्यूल्स है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, और जब स्मॉलर ग्लोब्यूल्स आ गया ना तो उस पर एंजाइम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। जब स्मॉल ग्लोब्यूल्स हो जाएगा ना तो उस पर एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मतलब उस पर अच्छे से वर्क करेगा। और लार्ज ग्लोब्यूल्स होगा तो उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो जब यहाँ पे हम लोग देखें इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो अगर तुमसे कोई पूछे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद कौन करता है तो क्या बोलोगे, लीवर। फिर पूछे कैसे, तो बोल देना ऐसे कि बाइल सॉल्ट सिक्रेट करता है। और बाइल सॉल्ट ही तो बाइल जूस है।
इज इट क्लियर? अब मुझे लग रहा है कि इतना अच्छे से सीख रहे होगे। अब आगे बढ़ें। मैंने क्या बोला है, पेनक्रियाज का भी सिक्रेशन लेता है ना, ये कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर का हमने देख लिया, लीवर का सिक्रेशन पढ़ लिया, क्या सीखा, बाइल जूस। अब जरा पेनक्रियाज वाला सीख लो, फिर आसानी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि इतना सीख रहे हो अच्छे से। अगर सीख रहे हो ना तो कमेंट करके जाना कि हाँ सीख रहे हैं। क्या कमेंट करोगे? हाँ सीख रहे हैं, एकदम से करके जाना अगर सीख रहे हो तो पेनक्रियाज जो है ये क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और आखिर पेनक्रियाटिक जूस में भी कोई है जो कि हमें सीखने हैं। देखो इसमें दो हमें दिए गए हमारे क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जो ट्रिप्सिन है ये किस पे वर्क करता है, प्रोटीन्स पे। कैसे याद रखोगे, ट्रिप्सिन किस पे वर्क करता है, प्रोटीन्स पे। और जो लाइपेज है ये किस पे वर्क करता है, फैट पे। इमल्सिफाइड फैट पे वर्क करता है कौन, ये पेनक्रियाज। इमल्सिफाइड फैट पे वर्क कौन करता है, पेनक्रियाज से जो सिक्रेट है लाइपेज। पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जो सिक्रेट है ना, कौन सा, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो देखो जो ट्रिप्सिन है वो किस पे वर्क किया, प्रोटीन पे। और जो लाइपेज है ये किस पे वर्क कर रहा है, इमल्सिफाइड फैट्स पे वर्क कर रहा है, कौन, लाइपेज। लाइपेज किस पे वर्क कर रहा है, फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। देख रहे हो, उसको और तोड़ने की काम करता है लाइपेज। और ट्रिप्सिन किस पे वर्क करता है, प्रोटीन पे। मैं एक बात को 2-3 बार बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम से सेट हो जाए। आगे जरा देखो, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। और आखिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो वॉल्स है ना, ये इंटेस्टाइनल जूस को भी सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को भी सिक्रेट करते हैं, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स। तो आखिर इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो देखो क्या क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ये ग्लूकोज में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज। और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब सोच रहे हो कि भैया क्या ऐसा याद रखना है, इसमें तो बहुत याद करने वाली बात है। तो हाँ, तुमने याद रखने हैं, तुमने याद रखने हैं। तो देखो, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे इसका, ले लो और एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और कोशिश करना क्या, एक बार एनसीईआरटी पढ़े। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी, इसको लेक्चर को देख करके, तो तुम सोचो कि तुमने पूरे एनसीईआरटी को कवर कर लिया, क्योंकि मैंने पूरे एनसीईआरटी को कॉन्साइज किया है। बस चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लो। और सीख रहे हो तो क्या करना है तुमने, कॉमेंट में करना है हाँ सीख रहे हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं आगे, आखिर जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसका क्या होता है, अब हमें ये सीखने हैं, सीखोगे। तो जो डाइजेस्टेड फूड है ना, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो विलाई के कारण इसे एब्जॉर्ब करता है। इसे विलाई पढ़ लो या फिर विल्ली पढ़ते हैं, इसका असली प्रोनाउंसिएशन क्या है, विल्ली। तो जरा इसे सीखो। जो डाइजेस्टेड फूड है टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो इनर लाइनिंग है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके पास बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं। और विल्ली का जो मेन फंक्शन है वो है टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। विली का क्या है मेन फंक्शन, टू इंक्रीज द सरफेस फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। विली का फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। याद रखना है इसे। ये जो विली है ना आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, इसमें हाई ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि क्या मदद करते हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। तो यही बोल रहा है कि बेसिकली हमारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हम लोगों ने न्यूट्रिशन देखा। तो जो न्यूट्रिशन का आखिर अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता होगा ना, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज बढ़ते आ रहे थे, तो आखिर एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से है, तो एब्जॉर्प्शन होता है इस विली से। और विली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आखिर विली का काम क्या है, टू इंक्रीज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज द मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ें, देखते हैं आगे आखिर क्या करता है, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। फिर मेरी बातों को सोच रहे होगे कि आखिर जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, तो जो अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के सोच रहे कुछ होता है, तो हाँ लार्ज इंटेस्टाइन में ना वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वहाँ पे जितने मैटर में, जितने मटेरियल में वाटर बचे होते हैं ना, सभी के सभी मतलब मैक्सिमम वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है,
मोर विलाई वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। आखिर अब जो पूरा मटेरियल बच गया उसे हम लोग क्या बोल देंगे, फीकल मैटर बोल देंगे। जो मटेरियल बचेगा उसे क्या बोल देंगे, फीकल मैटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फीकल मैटर बोल देंगे। और वो फीकल मैटर क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। और एनस में भी एक एस्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है जो कि इसे रेगुलेट करता है। देखो मैंने लिखा है द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय द एनल एस्फिंक्टर। और आखिर इस एनल एस्फिंक्टर के यहाँ पे नाम क्या है, तो इस एनल एस्फिंक्टर के यहाँ पे नाम है रेक्टम। क्या नाम है, रेक्टम। RECTUM। देखो रेक्टम। तो देखो मैंने क्या किया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को बहुत ही अच्छे से NCERT का लाइन वाइज पढ़ाया है। अगर अच्छे से समझ में आए तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोग को ये हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। और हेल्पफुल हो गया तो पूरा वीडियो तुमने पढ़ा, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, मुझे लग रहा है और बेहतर होगा। और ये लाइव प्रोसेस को हम लोग छोटे छोटे लेक्चर में करके रिविजन के तौर पे NCERT को पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।